माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर साहब का फोन आया था। कह रहे थे कि अगर हम सब एक बार जाकर उनसे मिल लेते तो अच्छा होता। अपने हाथ में थामा मोबाइल जेब में रखते हुए मोहित ने अपनी पत्नी रिया की ओर देखा, लेकिन रिया ने बात की गंभीरता को दरकिनार करते हुए हमेशा की तरह मोहित के सामने अपनी बात रख दी। आज मेरी एक सहेली के घर पर किटी पार्टी है, मैं वहीं जा रही हूं, और वैसे भी मुझे इन फालतू की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कहते हुए रिया अपने कमरे में चली गई। रिया के पीछे पीछे मोहित भी कमरे में आ पहुंचा। रिया, डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हो सकता है माँ से ये हमारी अंतिम मुलाकात हो। इस बार उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया है। मोहित, तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तुम्हें अपनी माँ से मिलने जाना है तो जाओ, मुझे परेशान मत करो। ठीक है रिया, मैं अकेला ही माँ से मिलने चला जाता हूँ। ये कहकर मोहित कमरे से निकलकर वापस हॉल में जाने के लिए मुड़ा ही था कि 5 वर्ष के बंटी ने उसका हाथ थाम लिया। पापा, मैं भी दादी से मिलने चलूंगा। बेटे की बात सुनकर रिया ने आगे बढ़कर बंटी को समझाना चाहा। बेटा, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, आपको इन्फेक्शन हो सकता है। मुझे दादी से मिलना है। बंटी जिद पर अड़ गया और बच्चे की जिद के सामने रिया की एक न चली। रिया के लाख मना करने के बावजूद बंटी अपनी दादी से मिलने के लिए अपने पापा के साथ कार में जाकर बैठ गया। रिया अपनी बीमार सास से मिलने खुद तो नहीं गई, लेकिन बंटी को अपने पिता के साथ जाने से वह रोक ना सकी। बेटे के संग अपनी कार से सफर कर रहे मोहित ने शहर से थोड़ी दूर एक आश्रम के सामने अपनी कार रोक दी। बड़ा सा गेट देखकर बंटी चहक उठा। पापा, दादी का गांव आ गया। बंटी की बात सुनकर मोहित हौले से मुस्कुराया, कुछ बोला नहीं। असल में अपने पिता के निधन के बाद मोहित अपनी मां यशोदा जी को अपने साथ शहर ले आया था, लेकिन पति को खोने के गम में डूबी यशोदा जी को शहर की आबो हवा कभी रास नहीं आई। घर में बहू के हाथों सेवा तो दूर की बात, वक्त पर उन्हें भोजन मिलना भी दुर्लभ था। यशोदा जी अक्सर बीमार रहने लगी थी। कमजोरी की वजह से चलना फिरना तो दूर, अब उनका बिस्तर से उठना भी मुश्किल सा हो गया था। यशोदा जी की हालत देखते हुए अपनी पत्नी रिया को कुछ कहने की जगह मोहित ने अपनी मां के रहने की व्यवस्था शहर से बाहर एक वृद्धाश्रम में कर दी थी। घर से वृद्धाश्रम जाते वक्त पोते के लाख पूछने पर भी यशोदा जी चुप रही, लेकिन मोहित ने बंटी को बताया था कि दादी रहने के लिए वापस अपने गांव जा रही है। यही वजह थी कि उस आश्रम को मासूम बंटी अपनी दादी का गांव समझ रहा था। इधर बेटे के संग पोते को मिलने आया देख बिस्तर पर मरणासन्न पड़ी यशोदा जी के चेहरे पर अचानक मुस्कान छा गई। अपनी मां के सामने खड़ा मोहित यशोदा जी को आश्वासन देने लगा। मां, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ना? अगर यहाँ आपको कोई तकलीफ हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। पोते को बड़े दिनों बाद जी भरकर निहार रही यशोदा जी ने एक नजर मोहित की ओर देखा। बेटा, मैं तो अब बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगी कि इस वृद्धाश्रम के कमरों में पंखों की व्यवस्था करवा देना। यहाँ कूलर भी नहीं है, गर्मी बहुत लगती है, और हो सके तो एक फ्रिज खरीद कर यहाँ दान कर देना। कई बार यहाँ बासी खाना भी खाना पड़ता है। मोहित अपनी माँ की फरमाइशें गौर से सुन रहा था और यशोदा जी उसे आगे बताने लगी। बेटा, यहाँ मच्छर भी बहुत काटते हैं। माँ, आपको यहाँ इतनी तकलीफ थी तो आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, मुझे तो हमेशा से तकलीफ सहने की आदत रही है, लेकिन आज बंटी को यहाँ आया देख मुझे लगा कि अब ये सब तुम्हें बता देना चाहिए। माँ, मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, जब बंटी तुम्हारी तरह जवान हो जाएगा और तुम मेरी तरह बुजुर्ग, तब अगर ये तुम्हें यहाँ छोड़ जाए तो तुम्हें मेरी तरह इस आश्रम में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। इसलिए आज मैंने ये सारी बातें तुम्हें बताना जरूरी समझा।
इतना कहते कहते यशोदा जी की आंखों की पलकों पर अब तक ठहरे आंसू बह चले। बस चुप हो गई, लेकिन अपनी मां और बेटे से नजरें मिलाने में असमर्थ मोहित अचानक अपना कर्म फल सोचने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।